अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बच्चे कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। आज हम मिक्सचर को समझेंगे। आज टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझाना है मिक्सचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। Mixture is made up of two or more substances that are not chemically combined together. A mixture may consist of elements, compounds or both. इसकी डेफिनेशन एक लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर बनता है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से। प्योर सब्सटेंस कौन से थे हमारे पास? प्योर सब्सटेंस थे हमारे पास एलिमेंट, ठीक है, या फिर कंपाउंड। ये दो हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस थे। एलिमेंट और कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस थे दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अच्छा, ये हमारे पास बनता है प्योर सब्सटेंस से, एलिमेंट से बनता है या कंपाउंड से बनता है। जैसे कि डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखा है कि मिक्सचर में एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों कंपाउंड्स भी आ सकते हैं मिक्सचर में। ठीक है, तो मिक्सचर बनता है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है, जो केमिकली कंबाइन नहीं होते। केमिकली कंबाइन नहीं होते तो फिर किस तरह कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन नहीं होते, वो कंबाइन होते हैं फिजिकली। फिजिकली का कंसेप्ट आपको आई होप कंपाउंड वाले लेक्चर में भी समझ आ गया होगा, क्योंकि वहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दी थी वो एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल थी जिसने फिजिकली टर्म को भी कवर कर लिया था। अब मिक्सचर जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, यानी एलिमेंट भी दोनों हो सकते हैं और दोनों कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, यानी कि वो फिजिकल कंबाइन होंगे। ठीक है, और मिक्सचर में हमारे पास एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, कंपाउंड्स भी आ सकते हैं और दोनों भी आ सकते हैं। अब हम इसका डिटेल समझते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करते हैं। अब मिक्सचर जो है ना, एक किस्म की किसको कहते हैं मिक्सचर के, अगर मैं आपको सादा टर्म में बताऊँ ना, तो मिक्सचर का मतलब होता है कि मिलावट। ठीक है ना, मिक्सचर का क्या मतलब है? कि मिलावट। यानी जैसे मैं अगर आपसे कहूँ मिल्क, ठीक है, तो मिल्क क्या प्योर है? नहीं, मिल्क तो प्योर नहीं होता, मिल्क में भी मिलावट होती है। ठीक है ना, जैसे मिल्क में जो है वाटर भी होता है, ठीक है, मिल्क में वाटर भी होता है और खुद मतलब मिल्क भी एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि दूध में भी हमारे पास पानी मौजूद होता है, तो मिल्क भी हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है ना, मिल्क हमारे पास प्योर चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ इसके कंसेप्ट को, अगर मैं डीप ले जाने की कोशिश करूँ, तो मतलब मिक्सचर क्या है हमारे पास? मिक्सचर हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर क्या है हमारे पास? इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब इम्प्योर सब्सटेंस की तो आपको पता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिक्स रेशियो ना हो। ठीक है, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके ना बना हुआ हो। इम्प्योर वो होता है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ ना हो। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और पार्टिकल्स में आइंस भी आ सकते हैं। तो मिक्सचर वो होता है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से बना हुआ ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास क्या है, H2O है। ठीक है, अब वाटर है, वाटर में मैंने क्या ऐड किया? वाटर में मैंने ऐड किया NaCl। ठीक है, NaCl ऐड किया। NaCl मेरे पास क्या है? सॉल्ट है। वाटर H2O मेरे पास क्या है? वाटर है। और इसी तरह मेरे पास एक और चीज़ है जो मैं लिखूंगी और आप शायद परेशान हो जाए कि अब ये क्या चीज़ है। ये C12H22 और O11, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास शुगर है। ठीक है, अब वाटर, साल्ट और शुगर इनको आपस में मैंने मिक्स किया, तो इनको मिक्स करने से, ठीक है, जो मेरे पास प्रोडक्ट बना, यानी मेरे पास शिकंजी बन गई। सही है ना, नींबू भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने लेमन भी ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या बनी? शिकंजी बन गई। तो ये जो मेरे पास चीज़ बनी है ना, ये मेरे पास चीज़ जो है ये क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। सही। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, बनता किससे है? प्योर सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है जो केमिकली कंबाइन नहीं होते, लेकिन अपने आप ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। जो हमारे पास ना, देखिए, जो हमारे पास ना एलिमेंट और कंपाउंड थे ना,
जो हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड थे ये दोनों प्योर सब्सटेंस थे, ठीक है, लेकिन मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। एयर की एग्जांपल ले लेते हैं। एयर हमारे पास क्या है, एयर हमारे पास जो है वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। अब इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब है क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है एयर। किसका मिक्सचर है, एयर इम्प्योर कैसे हुई, हमें तो लगा एयर प्योर होनी चाहिए, बल्कि एयर तो इम्प्योर निकली। एयर प्योर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एयर में क्या है, हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह नाइट्रोजन। तो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हवा में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि वाटर की जो है कंपोजिशन ना ही यूनिफॉर्म रह रही है और ना ही इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बात आ रही है। तो वाटर कहीं से भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि एयर जो है कहीं से भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि एयर में क्या है, डिफरेंट गैसेस मौजूद है जो कि इसको इम्प्योर बना लेती हैं। प्योर होने के लिए सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत होती है, लेकिन एयर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं वुड की। वुड क्या है, वुड आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए या इम्प्योर होनी चाहिए? वुड जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वुड भी हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी वुड भी हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर है। लेकिन वुड जो है हमें तो प्योर लगती है, वुड इम्प्योर कैसे हुई, वुड इम्प्योर ही है क्योंकि वुड में क्या होते हैं, समझे, डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है। मैं जो है मुख्तलिफ या मुश्किल टर्म्स नहीं ले रही, मैं मुश्किल टर्म्स नहीं ले रही, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जो है चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वुड में। मैं मुश्किल टर्म्स यूज़ कर इस्तेमाल नहीं कर रही कि वो चीज़ें क्या हैं, फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ठीक है, इसी तरह लिग्नीन भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं किसके अंदर, वुड के अंदर। तो वुड इम्प्योर सब्सटेंस हुआ, एक प्योर सब्सटेंस ना हुआ, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, ये वुड भी हो गई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब ये इम्प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ, ये इम्प्योर सब्सटेंस इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भी हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, कलर्स होते हैं, कलर्स डाले जाते हैं इसमें, मुख्तलिफ किस्म के इसमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और गैस से तो ये भरी हुई होती है, तो इसमें गैस भी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट मतलब मौजूद होती है, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रही हूँ ब्लड की। ब्लड भी हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसी तरह मिल्क की मैंने अभी एग्जांपल दी थी कुछ टाइम पहले कि मिल्क भी मेरे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे मैंने आपको समझाया कि मिक्सचर क्या होता है, जिनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ना हो। पार्टिकल्स से मुराद एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी सेम टाइप ऑफ जब पार्टिकल्स या आयंस मौजूद नहीं होंगे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, मिक्सचर बन जाएगी, ठीक है, मिक्सचर बन जाएगी। जैसे एयर था तो एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आती है, यानी मिक्सचर की कैटेगरी में आती है। वुड जो है उसमें वो भी इम्प्योर सब्सटेंस है, इसमें भी डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन वगैरह। इस तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, वो भी इम्प्योर सब्सटेंस है, जैसे कलर्स आ जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और गैस भी मौजूद होती है। ब्लड है, ब्लड में भी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है, और इस तरह मिल्क है, मिल्क भी हमारे पास प्योर नहीं है बल्कि इम्प्योर है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स थी मैंने आपको दी हैं, वो सारी की सारी एग्जाम्पल किसकी है, मिक्सचर की है। आई होप आपको इतने तक समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको मिक्सचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया वाटर, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया वाटर, और उसी कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, उसी कंटेनर के अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, यानी कि नमक। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैंने H2O और किसको मिक्स किया, मैंने H2O को मिक्स किया और मैंने साल्ट को मिक्स किया। तो इन दोनों को मिक्स करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा साल्टी सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साल्टी
सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, यानी नमकीन पानी बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये जो H2 है, H2O, और मेरे पास जो सॉल्ट है यानी वाटर और सॉल्ट, इनसे मेरे पास साल्टी सोल्यूशन बना है। अब वाटर अपने आप में क्या है, वाटर का हम पढ़ चुके हैं कि वाटर कंपाउंड है, ठीक है ना, वाटर क्या है, कंपाउंड है। और हमारे पास साल्ट क्या है, साल्ट यानी कि NaCl, ठीक है। साल्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NaCl। एक्चुअली मैंने यहाँ पे NaCl लिखना था, मैंने NaCl ऐड किया है। तो साल्ट मेरे पास क्या है, NaCl। अब NaCl भी मेरे पास कंपाउंड है और साल्ट भी मेरे पास, वाटर भी मेरे पास कंपाउंड है। तो इन दोनों कंपाउंड से मेरे पास क्या बना, एक साल्टी सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो अभी मैंने कहा कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, कि मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ बोथ कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब H2O भी मेरे पास क्या है, कंपाउंड है, और NaCl भी मेरे पास क्या है, कंपाउंड है। और इन दोनों कंपाउंड्स की, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स के, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास क्या बना, एक मिक्सचर बना, साल्टी सोल्यूशन यानी साल्ट इन वाटर, ठीक है। मेरे पास नमकीन पानी बना, और नमकीन पानी कब बना, नमकीन पानी तब बना जब मैंने दो कंपाउंड्स, एक कंपाउंड वाटर था यानी H2O, और दूसरा कंपाउंड था मेरे पास साल्ट यानी NaCl, इनको मिलाया और मेरे पास एक मिक्सचर बन गया। तो ये है मिक्सचर की एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब मैंने कहा दो कंपाउंड से भी मिक्सचर बन सकता है, और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उसमें क्या है कि मेरे पास दो एलिमेंट से भी मिक्सचर बन सकता है। कंपाउंड की तो मैंने मिक्सचर जो है वो दो कंपाउंड से मिलके कैसे बनता है इसकी तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एलिमेंट्स की, कि दो एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो उनसे हमारे पास मिक्सचर कैसे बनता है। अब मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड, या एलिमेंट या होगा या कंपाउंड, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी एलिमेंट और कंपाउंड दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, या फिर दो एलिमेंट्स हो सकते हैं और दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब दो कंपाउंड के एग्जांपल दे चुकी हूँ, अब दो एलिमेंट्स की देती हूँ। मेरे पास एक एलिमेंट है कॉपर, ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा, और दूसरा मेरे पास एलिमेंट है जिंक। कॉपर और जिंक, अगर आप कॉपर और जिंक की पिक्चर देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है कॉपर, और ये जो आपको दिख रहा है वो है, ये है जिंक। हमने कॉपर और जिंक को इकट्ठा किया, मिलाया, इन दोनों को मिलाने से अब कॉपर क्या है मेरे पास, कॉपर मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है ना, क्लियर। जिंक क्या है मेरे पास, जिंक मेरे पास एलिमेंट है। अब इन दोनों को मैंने मिलाया और इनको मिलाने से मेरे पास एक और चीज़ बन गई जिसको मैंने क्या कहा, ब्रॉस। ब्रॉस क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर किसका, मिक्सचर, वैसे मैं ब्रॉस है क्या, ब्रॉस है एलॉय, ठीक है। वैसे जो ब्रॉस है वो एलॉय है। एलॉय वो होता है जब एलिमेंट्स आपस में मिले और इन एलिमेंट की कम्बिनेशन से जब एक नई चीज़ वजूद में आए तो इसको एलॉय बोलते हैं। और एलॉय जो है अपने आप में एक मिक्सचर है, क्योंकि मिक्सचर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स भी मिक्सचर की कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी मिक्सचर बना सकता है, दो एलिमेंट भी मिलकर मिक्सचर बना सकते हैं, दो कंपाउंड्स भी मिलकर मिक्सचर्स बना सकते हैं। तो इस कंपाउंड को बस आप समझ लें कि दो कंपाउंड से मिक्सचर बन रहा है, यहाँ दो एलिमेंट से मिक्सचर बन रहा है। किससे बन रहा है मिक्सचर, यहाँ पे दो एलिमेंट्स से क्या बन रहा है हमारे पास, मिक्सचर बन रहा है। आई होप आपको यहाँ तक के मिक्सचर की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइस ये देखिए आप सब लोग, अच्छा बच्चे आप ना इन पार्ट्स में भी कंफ्यूज अगर हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में, तो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछे कमेंट्स बॉक्स में, अब मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है ना। तो ये ब्लड की एग्जांपल, मिल्क की एग्जांपल, और ऊपर से मैंने आपको दो कंपाउंड्स में भी समझा दिया, मैंने आपको एलिमेंट्स में भी मिक्सचर की डेफिनेशन समझा दी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं। मैंने आपको डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट बहुत ही डिटेल से समझाया है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की अकसाम, ठीक है। मिक्सचर की कितनी किस्में हैं, मिक्सचर की हमारे पास दो किस्में हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। अब होमो मीनिंग क्या होता है, सेम, और हेट्रो मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। होमो मीनिंग क्या होता है, सेम, और हेट्रो मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। होमो मीनिंग सेम और हेट्रो मीनिंग डिफरेंट। अब
ये क्या है कि डिफरेंट और सेम, ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस, ऑब्वियसली मैं आपको सबसे पहले होमोजीनियस समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना वो हेट्रो की तरफ आएंगे। तो होमो काफ़ी हमने डिटेल से पढ़ना है, तो हम होमो की एक प्रॉपर हेडिंग दे देते हैं कि हम होमोजीनियस सब पढ़ रहे हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको डिटेल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं कोई भी टॉपिक आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाती, इवन मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ और इस लाइन की मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में देती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ कि बच्चों का कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उनको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर इज वन विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ आपके सामने। अब होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन क्या होती है बच्चे, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट इट्स मास। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि अब मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। अब मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मेरे पास क्या मौजूद है, H2O मौजूद है। H2O मौजूद है और मैंने क्या डाल दिया है, NaCl डाल दिया है। अब NaCl डाल दिया है यानी कि मैंने साल्ट डाला है, किसमें साल्ट डाला है वाटर में डाला है। अब वाटर में जैसे ही साल्ट जाएगा तो साल्ट जो है ना जैसे ही एंटर होगा इसमें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पानी के अंदर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होना, यकसा तौर पर तकसीम हो जाना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब इसमें होमोजेनियस का ये कंसेप्ट है ना कि जो आप पहला सब्सटेंसेस डाल रहे हो ना दूसरे सब्सटेंसेस में, ठीक है, वो हर जगह यूनिफॉर्म तौर पर बढ़ जाए, ठीक है। यानी ये जो आप पहला सब्सटेंसेस डाल रहे हो ना इस दूसरे सब्सटेंसेस में यानी वाटर में ना, तो वो क्या हो जाए इसके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम के तौर पे समझा देती हूँ कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल ना ये वाटर है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाटर है और ये पूरा का पूरा फिल था इसके अंदर, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फिल है इस कंटेनर के अंदर वाटर। अब वाटर इसमें पूरा का पूरा फिल है। अब मैंने जैसे ही ना इसके अंदर वो डाला, क्या होता है, NaCl डाला, तो NaCl ना इस वाटर के अंदर बिल्कुल हर जगह चला गया, यूनिफॉर्मली तौर पे चला गया, ठीक है ना। अब इस यूनिफॉर्म कंसेप्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर जगह चला गया। अब इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फॉर एग्जांपल इसको हम प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली दोनों तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना मैं आपको ना प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको कंटेनर दिखाती हूँ। सब एक कंटेनर की पिक्चर बना लेते हैं ना, फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे फिर आपका कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से हम सारे होमोजेनियस मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है। अब मेरे पास एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या था, 1 लीटर वाटर था। कितना वाटर था, 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर H2O यानी कि वाटर। मेरे पास क्या था, 1 लीटर वाटर था। और जो ये 1 लीटर वाटर है ना ये किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1000 ml के इक्वल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें क्या, हमने कितना NaCl ले लिया, हमने 200 ग्राम NaCl ले लिया। 200 ग्राम NaCl हमने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। कितना हमने NaCl डाला, 200 ग्राम NaCl हमने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। 200 ग्राम NaCl डाल दिया 1000 ml ऑफ वाटर में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका होमोजेनियस मिक्सचर के साथ क्या मतलब रिलेशन है। मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ना थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथमेटिकल, ताकि हम लोग प्रूव कर सकें कि हमने जो NaCl डाला है इस वाटर के अंदर, और मतलब 1 लीटर ऑफ H2O है हमारे पास ना, 1 लीटर ऑफ H2O है, क्या ये 200 ग्राम ऑफ NaCl इस 1 लीटर ऑफ वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, ये वाला सिस्टम है, या फिर पूरे के पूरे वाटर में जहाँ से भी हम सिप करें, जहाँ से भी हम
इस वाटर को टेस्ट करें तो यहाँ से भी साल्टी, यहाँ से भी साल्टी, यहाँ से भी सिप करे साल्टी, यहाँ से भी सिप करे साल्टी ही है। तो ये टेस्ट कर रहे हैं हम चेक करने के लिए। तो सबसे इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो हम सबसे पहले मैथमेटिकली करेंगे कि मैथ्स क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देन हम इसको साइंटिफिकली भी देखेंगे और फिर हम एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत सिंपल सा होगा। अब मैथमेटिकली देखते हैं इस चीज़ को। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितने ml ऑफ वाटर है, 1000 ml ऑफ वाटर, और कितने हमने ग्राम NaCl डाला है, 200 ग्राम NaCl डाला है। तो यानी कि 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 200 ग्राम NaCl, ठीक है। तो अच्छा, मैंने कहा ना कि 1000 ml वाटर में 200 ग्राम NaCl है, तो इसके एक एक मिलीलीटर में यानी 1 ml में कितना NaCl होगा, ठीक है। यही तो चेक करना है ना हमने कि मैंने यहाँ से 1 ml लिया या मैंने यहाँ से 1 ml लिया। यानी आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसका होल कर दिया। कितना होल किया कि इससे से तकरीबन कितना आ सके, जस्ट 1 ml बाहर आ सके। कितना ml बाहर आ सके, जस्ट 1 ml बाहर आ सके। मैंने यहाँ पे कर दिया है होल, ठीक है। मैंने कहा ना मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे होल कर दिया और क्या अलाउ किया कि जस्ट 1 ml मेरे पास यहाँ से बाहर निकल सके। 1000 ml वाटर में 200 ग्राम NaCl, तो 1 ml में कितना NaCl होगा, यही मैंने चेक करना है। तो 1 ml ऑफ वाटर यानी H2O इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl। तो क्या करेंगे हम, इसकी कैलकुलेशन करें। मैथ्स आपको ऑब्वियसली पता हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 200/1000 इज इक्वल टू 1 ml ऑफ H2O, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हमने की, 200 को 1000 के नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 ml ऑफ H2O फाइंड करने के लिए। तो 200 1000 के नीचे डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली आपको मैथ्स पता हो क्योंकि ये सारे स्टेप्स कैसे हुए हैं, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक या आई होप सो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 ग्राम। कितना आ जाएगा, 0.2 ग्राम NaCl। यानी 1 ml ऑफ H2O में कितना हमारे पास NaCl है, 1 ml ऑफ H2O में 0.2 ग्राम NaCl है। 1000 ml ऑफ वाटर में 200 ग्राम NaCl था, 1 ml ऑफ वाटर में हमें नहीं पता था। हमने कैलकुलेशंस की तो 200 के नीचे 1000 डिवाइड हो गया, 1 ml ऑफ H2O किसके इक्वल आ गया, 0.2 ग्राम के इक्वल आ गया। यानी 1 ml ऑफ H2O यानी 1 मिलीलीटर पानी में तकरीबन 0.2 ग्राम ऑफ NaCl है। क्या चीज़ प्रूफ हो गई हमारे पास कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। कि 1 मिलीलीटर ऑफ पानी जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जो यहाँ से पानी निकल रहा है, इसके अंदर कितना ग्राम NaCl है, 0.2 ग्राम NaCl है। 0.2 ग्राम NaCl है 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ की। अब इससे हमें क्या पता चला, इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर किसी और हिस्से में भी हम होल करें और निकालें, ठीक है, तो क्या उसमें भी यही सीन होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ भी होल कर दिया। यहाँ से 1 ml वाटर जो है हमने लिया और चेक किया कि इसके अंदर हमारे पास कितना NaCl है। ये तो मैथमेटिकली मैंने निकाल के दिया ना, ठीक है। मैथमेटिकली निकालेंगे तो इसका भी यही 0.2 ग्राम ही आएगा। तो इसको यानी इस 1 ml ऑफ वाटर को मैं ले गई किसी भी केमिस्ट के पास, या जो मुझे बता सके कि इसके अंदर NaCl कितना है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस 1 ml ऑफ वाटर में, जिसका मैंने साल्टी सोल्यूशन बनाया था, इस 1 ml ऑफ वाटर में कितना NaCl है। तो उसने जब चेक किया तो उसने कहा कि 0.2 ग्राम। मैंने मैथमेटिकली किया था, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मशीन्स नहीं थी कि मैं चेक कर सकूं कि मेरे पास कितना NaCl है इस वाटर के अंदर। तो मैंने मैथमेटिकली किया, तो मैथमेटिकली मेरे पास 0.2 ग्राम आया। जब मैं इसको किसी के पास ले गई, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े केमिस्ट के पास गई, उसको कहा गया मुझे अपनी मशीन या किसी के थ्रू ये चेक करके दो कि जो 1 ml जो मैं H2O लाई हूँ इसके अंदर कितना NaCl है। तो उसने कहा 0.2 ग्राम NaCl है। तो क्या जाहिर हुआ कि मतलब मैं जहाँ से भी लूँ, जहाँ से, चाहे मैं यहाँ होल कर दूँ, चाहे मैं यहाँ होल कर दूँ, चाहे मैं यहाँ होल कर दूँ, मैं जहाँ भी होल करूँगी और जहाँ से भी NaCl लूँगी, वाटर लूँगी,
कितना वाटर लूंगी, 1 ml ऑफ वाटर। उस 1 ml ऑफ वाटर में कितना NaCl होगा, 0.2 ग्राम। यहाँ भी 0.2 ग्राम, यहाँ भी 0.2 ग्राम, यहाँ भी 0.2 ग्राम। तो क्या मतलब है कि इस कंटेनर के अंदर ये NaCl यूनिफॉर्मली क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बटा नहीं हुआ कि इस जगह पे ज्यादा, इस जगह पे कम। क्यों ऐसा हुआ, ये यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ, क्योंकि NaCl वाटर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो चुका था। वाटर के अंदर जो NaCl है वो क्या हो चुका था, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो चुका था, डिजॉल्व हो चुका था, हल हो चुका था। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हल हो चुका था, तो हमें उसका एक कोई पार्टिकल भी नहीं दिख रहा था, इतना अच्छे से वो डिसॉल्व हो चुका था। मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया, हम गए केमिस्ट के पास, उसको दिखाया कि 1 ml ऑफ H2 में हमें चेक कर दे, तो उसने भी कहा कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, 0.2 ग्राम जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है, मेरे पास मैंने चेक किया है मशीन के थ्रू, तो मुझे पता चला है कि 0.2 ग्राम ही है NaCl, इसमें 1 ml वाटर में 0.2 ग्राम ही है NaCl का। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, ये देखते हैं कि अब ये इतनी यूनिफॉर्मिटी क्यों है। आगे चलते हैं कि इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, कि आप वाटर में जब डालते हो NaCl और वो इतना अच्छे से मिक्स होता है कि आपने मैथ्स के थ्रू भी प्रूफ कर दिया, आपने जो है केमिस्ट के पास गए, उससे भी आपने प्रूफ करवाया, उसने भी आपको बताया कि हाँ भाई ये तो 1 ml वाटर में 0.2 ग्राम NaCl ही है। या आप जहां से भी 1 ml उठा लो, कंटेनर के किसी भी होल से निकालो और उठाओ, आपको 0.2 ग्राम NaCl मिलेगा, हर जगह 0.2 ग्राम। तो इससे एक चीज तो जाहिर हो गई, और वो क्या कि इसके अंदर NaCl यूनिफॉर्म है। अब क्वेश्चन एक और भी तो पैदा होता है ना, वो ये कि ये यूनिफॉर्मिटी इतनी क्यों है, इतना अच्छे से क्यों घुला पड़ा है, ऐसा क्या इसके पीछे सिनेरियो है कि हमारे पास इतनी अच्छी सी चीज घुल जाती है। तो ये जो सारा कंसेप्ट है बच्चे मैं आपके लिए दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ बच्चे के दिमाग में जुटने वाला क्वेश्चन है, मैं उसको भी हल करती जाऊँ। अक्सर बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है ना, मैं कहती हूँ चीज़ हल हो जाती है, यूनिफॉर्मली हल हो जाती है। मैंने एग्जांपल दे दी, देखिए 0.2 ग्राम आया, साइंटिफिकली भी 0.2 ग्राम आया, प्रैक्टिकली भी आ गया, मैंने मैथमेटिकली भी किया, 0.2 ग्राम आया। तो फिर भी बच्चे सवाल करते ठीक है आ गया, बट इतना यूनिफॉर्मली क्यों है सब कुछ, आखिर NaCl वाटर में जाके करता क्या है। ये जीनियस बच्चे सोचते हैं, सही बात है कि वो ये भी क्वेश्चन करें फिर मैम से। कंटेनर था तो आपकी मैम आपके लिए आंसर लेके आई है, उसमें आपने NaCl डाला और यहाँ मौजूद था वाटर, सही है, आपने NaCl इस वाटर में डाल दिया। अब हम क्या कहते हैं कि NaCl जैसे वाटर में जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, कुछ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, बच्चे इसको चार्ज बोलते हैं, ठीक है, इसको चार्ज बोलते हैं, पार्शियल चार्ज आ जाता है इस पे, सॉरी इस पे चार्ज आ जाता है, सही है ना, पार्शियली इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जो वाटर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, ऐसे होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। अब ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, आपको जितना पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, इतना तो कॉन्सेप्ट होगा ना बच्चों को। तो बच्चे बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, इनमें क्या हो जाती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, इनमें क्या हो जाती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, सही है। और इस तरह जो Cl नेगेटिव है, इसके आगे फॉर एग्जाम्पल कोई और वाटर मालिक्यूल आ गया, ठीक है, इसके आगे कोई और वाटर मालिक्यूल आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर भी है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी है पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी मैं बना देती हूँ, ठीक है ना। तो इनके दरमियान भी क्या हो गई, ऑब्वियसली अट्रैक्शन मौजूद हो गई, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है अपोजिट, उसमें सोडियम प्लस में और ऑक्सीजन नेगेटिव में, इधर भी हाइड्रोजन प्लस और Cl नेगेटिव में, यहाँ जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है अपोजिट चार्जेस के दरमियान, इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाती है, बहुत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको कहा, मैंने गए बच्चों को ये समझा दूं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं। एक और प्रैक्टिकल थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए, कि मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मेरे पास क्या है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास क्या है, सॉल्टी वाटर है। अब इसी सॉल्टी वाटर को मैंने क्या किया, मजीद 2 कंटेनर्स में डाल दिया,
मजीद 2 कंटेनर समझ लें या ग्लासेस समझ लें, कुछ भी समझ लें, उसमें आपने क्या किया, डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, साल्टी वाटर डाल दिया, ठीक है ना। बस ये समझ लें कि ये साल्टी वाटर है जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस कंटेनर से। अब ये साल्टी वाटर जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर पड़ा है या इन ग्लासेस के अंदर पड़ा है। अब इसके अंदर या इसके अंदर अब टेस्ट किया मैंने, इसका एक टेस्ट परफॉर्म किया जिससे मैंने इसकी कंडक्टिविटी चेक की, इसकी कंडक्टिविटी चेक की, इसका टेस्ट भी चेक किया। तो कंडक्टिविटी इसमें इसकी जितनी आई, यानी ये कितनी कंडक्टिविटी कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कितना कंडक्ट कर सकता है, इसकी जितनी कंडक्टिविटी आई ना, है ना, इसकी भी उतनी ही कंडक्टिविटी आई, ठीक है। यानी जितनी शिद्दत से या जितनी इंटेंसिटी इसके अंदर थी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की, उतनी इसके अंदर भी थी। तो दोनों जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए, पास दोनों ने की कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इसकी जितनी थी इस बी सोल्यूशन की भी इतनी थी, यानी दोनों की कंडक्टिविटी भी सेम थी। टेस्ट चेक किया, इसका जो भी टेस्ट था सॉल्टी, इसका भी वही टेस्ट था, यानी कि टेस्ट भी दोनों का क्या आ गया मेरे पास, सेम ही आ गया। इसी तरह मैं करती गई, डेंसिटी चेक करती गई, दोनों की डेंसिटी सेम आ गई। कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह दोनों कंडक्ट करते हैं, ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट नहीं करते, नहीं दोनों कंडक्ट करते हैं। कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कौन कितने आयन इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है, इतने इसमें कितने आयंस आयनाइज हो रहे हैं, इसमें कितने आयंस जो है वो आयनाइज हो रहे हैं, दोनों का जो है वो सेम आया। तो सेम आया तो एक चीज़ तो पता चल गई, और वो चीज़ कौन सी हमें पता चली, कि दोनों क्या है, होमोजीनियस ही हैं, और दोनों तकरीबन दोनों मिक्सचर क्या है, साल्टी ही हैं, दोनों मिक्सचर क्या है, साल्टी वाटर के ही हैं, ठीक है। दोनों की कंडक्टिविटी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, कि दोनों सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है और दोनों सोल्यूशन है वो सॉल्टी वाटर के ही हैं। सॉल्टी वाटर से ही दोनों सोल्यूशन को मैंने सेपरेट किया था ना, तो दोनों की सेम आए। तो इसका मतलब है कि इसकी जो आई इसकी भी वो आई, तो इसका मतलब यही ही हुआ कि सॉल्टी वाटर में हर मालिक्यूल, चाहे वो इधर आए हैं कुछ मालिक्यूल्स इधर आए हैं, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, समझे 50% जो है वो इधर आ गए और 50% जो है वो इधर आ गए। तो जो 50% यहाँ आए हैं और जो 50% यहाँ आए हैं वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। दोनों सॉल्यूशंस के मालिक्यूल्स की कंडक्टिविटी सेम है, टेस्ट भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, ठीक है। तो मतलब मालिक्यूल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। और दूसरी सबसे अहम बात तो मैंने बोली ही नहीं कि इनकी कंसंट्रेशन भी सेम मैंने ही रखी थी, ठीक है। कंसंट्रेशन मैंने कहा है ना, मैंने दोनों को 50-50% डाला है, ठीक है। लेकिन NaCl की कंसंट्रेशन जो है, पहले एक NaCl की कंसंट्रेशन जो है वो जो जितनी A में थी उतनी ही क्या आई है B में, दोनों में क्या आई है, सेम आई है, ठीक है, दोनों में सेम आई है। थोड़ी सी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ इसकी। कॉपर सल्फेट को जब आप वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को क्या करते हो, वाटर में ऐड करते हो, तो वो भी क्या करता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जिस तरह वाटर प्लस साल्ट है, वाटर प्लस साल्ट है, ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह वाटर प्लस शुगर है, वाटर प्लस शुगर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह वाटर प्लस अल्कोहल है, ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर की ही एग्जांपल है, ठीक है। तो एक कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने कहा मैं बता दूं आपको, तो ये सारी होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स थी। अब हम चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। अभी होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको हमारे पास मिक्सचर के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मिक्सचर और कंपाउंड की डिफरेंस में समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है कि a heterogeneous mixture is one which does not have uniform composition throughout its mass। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं कि a heterogeneous mixture is one which does not have
यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी वो जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी भी हम वही एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने होमोजीनियस मिक्सचर की ली थी। हमने कंटेनर लिया और उसी कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, 200 ग्राम ऑफ सैंड डाल दी, ठीक है, 200 ग्राम की सैंड डाल दी, ठीक है। अब हमने इसमें रेत डाल दी। अब वाटर हमने कितना लिया, वाटर हमने लिया 1000 ml का, ठीक है, 1000 ml ऑफ वाटर हमने लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, 200 ग्राम ऑफ हमने सैंड डाल दी। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ से क्या कर देना है, एक होल कर देना है, एक होल कर देना है, और होल इतना करना है कि हमारे पास जस्ट 1 ml ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ सके, जस्ट 1 ml ऑफ वाटर बाहर आ सके, ठीक है, इतना हमने होल करना है। अब इसकी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि 1 ml ऑफ वाटर में कितनी सैंड आती है, ठीक है ना, हमने यही कैलकुलेशन करनी है ना, वही सारा सिनेरियो NaCl वाला ही है, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही कि हमने भी इसमें यही चेक करना है कि हमारे पास 1 ml ऑफ वाटर में कितनी सैंड मौजूद है, ठीक है, कि ये भी हेट्रो होमोजीनियस में आ जाएगा या हेट्रो में आएगा। हमें पता तो है कि इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं आनी, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना, हमें नहीं पता कि सैंड इसमें डिजॉल्व होती भी है कि नहीं होती, ठीक है ना। हमने जस्ट यही किया कि सैंड डाली 200 ग्राम की और 1000 ml ऑफ वाटर हमारे पास था, हमने यहाँ से एक होल किया और होल में जो है 1 ml ऑफ वाटर बाहर आ रहा था, और हमने चेक करना है कि उस 1 ml ऑफ वाटर में हमारे पास कितनी सैंड आई है। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली मैथ्स क्या कहती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मैथ्स हमेशा हमें कैलकुलेशंस देती है, मैथ्स कभी भी इस चीज़ को नहीं देखती कि ये चीज़ मतलब कि असल में है क्या। जब सैंड और NaCl आपस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, NaCl वाटर में डिज़ोल्व होने वाली चीज़ है, लेकिन सैंड डिज़ोल्व होती वैसे नहीं होती जैसे NaCl होता है। वक्ती तौर पे आप उसको मिक्स करते रहेंगे तो आपको लगेगा हिलती जा रही है वाटर के अंदर, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सैंड जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी इस तरह, ठीक है, बैठ जाएगी। लेकिन ये कंसेप्ट मैथ को नहीं पता ना, तो मैथ्स तो आंसर वही देगी जो उसने होमोजीनियस में दिया था। कैसे, जैसे 1000 ml ऑफ वाटर जो है हमें कितना देता है, हमने कहा 1000 ml ऑफ वाटर में कितनी सैंड है, 200 ग्राम सैंड है, कितनी है, 200 ग्राम सैंड है। अब 1 ml ऑफ वाटर में कितनी सैंड होगी, हमने 1 ml ऑफ वाटर में सैंड मेजर करनी है ना, तो कितनी होगी, क्या आ जाएगा, 200/1000 इज इक्वल टू 0.2 ग्राम ऑफ सैंड। कितने में आई है 0.2 ग्राम ऑफ सैंड, 1 ml ऑफ H2O में आई है। हमने जब होमोजीनियस मिक्सचर लिया था उसमें भी 1 ml ऑफ H2O में 0.2 ग्राम ऑफ NaCl आया था, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी 1 ml ऑफ H2O में 0.2 ग्राम ऑफ सैंड आई है। तो वैल्यूज तो दोनों में सेम आई है, तो ये हेट्रो कैसे हुआ और वो होमो कैसे हुआ। तो मैथ्स हर चीज़ का हमें आंसर नहीं देती, ये कैलकुलेशन यहाँ की रुक गई, इस चीज़ को आप छोड़ दें। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसने हमें आंसर वही सेम दे दिया। साइंस हमें फैक्ट बताती है, कैसा फैक्ट बताती है, साइंस कहती है कि बस कंटेनर है ना, ठीक है, तो इसमें जो सैंड है ना वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। ये ऐसा ही तो होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है। असल में हकीकत तो ये है जो कि मैथ्स हमसे छुपा रहे हैं, जो कि शायद मैथ को पता भी नहीं है, लेकिन साइंस कहती है कि सैंड जो है वो तो डिजॉल्व ही नहीं होती, सैंड तो डिजॉल्व ही नहीं होती मुकम्मल तौर पर, वो तो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमने क्या किया, हमने कहा कि यहाँ से भी सुराख किया, यहाँ से भी सुराख किया, यहाँ से भी सुराख किया। अब पहले हम 1 ml ऑफ H2O जो है ना वो केमिस्ट के पास ले गए। मैंने केमिस्ट को कहा हाँ भाई मुझे बताओ इसमें मेरे पास ना कितनी सैंड मौजूद है। अब उसने क्या कहा, मैं उसके पास ले गई और उसको मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ कि मेरे पास 1 ml ऑफ H2O में कितनी सैंड है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास 1 ml ऑफ H2O में 0.2 ग्राम सैंड नहीं है, ठीक है। तुम फॉर एग्जांपल तुम यहाँ से ले रही हो ना, अगर सैंड ना तुम यहाँ से ले रही हो जो कि बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सैंड आके बैठ गई है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठी हुई पड़ी है, तो वो 0.2 ग्राम नहीं है, वो 0.2 से काफी ज्यादा है, ठीक है ना, वो 2 ग्राम भी हो सकती है, ठीक है ना, वो 2 ग्राम भी हो सकती है। वो मुझे कह सकता है कि यहाँ 2 ग्राम सैंड है, ठीक है, 0.2 तो बहुत कम है, 2 ग्राम सैंड है। अगर आप बॉटम पे चेक कर रहे हो, बिल्कुल बॉटम से मैं लेके गई थी ना, आखिरी वाली जगह से मैंने सुराख किया था और मैं इसके पास लेके गई हूँ, तो उसने मुझे कहा 2 ग्राम सैंड, इट इज नॉट 0.2 ग्राम, इट्स 2 ग्राम सैंड, ठीक है। तो होमो में 0.2 हर जगह से आया था, चाहे मैं ना यहाँ से सुराख करती, यहाँ से करती, यहाँ से करती, यहाँ से करती, होमोजीनियस के कंटेनर में हर जगह से 0.2 निकला था। लेकिन इसमें ना
क्या हुआ कि इसका जो मैंने कंटेनर लिया और इसके कंटेनर में जो मैंने सैंड डाली हुई है, और ये सैंड जो है बिल्कुल नीचे बैठी है इस तरह प्रिसिपिटेट की फॉर्म में, ऐसे नीचे बैठी है, ठीक है ना। और ऊपर जो है वो मेरे वाटर है, ठीक है, ऊपर मेरे सारा पानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने मुझे कहा, मैंने उस केमिस्ट को कहा, मैंने कहा सही है, तुमने मुझे कहा कि यहाँ से जो है 2 ग्राम सैंड निकल आई है, ठीक है, यहाँ से 2 ग्राम सैंड है, ठीक है। अच्छा तुम मुझे अब ये बताओ कि यहाँ से कितनी सैंड है। जब यहाँ से निकली तो यहाँ तो कोई सैंड ही नहीं थी, उसने कहा 0 ग्राम सैंड, 0 ग्राम, कोई सैंड ही नहीं है यहाँ पे तो, या ठीक है 0.001 हो सकता है, बहुत ज़्यादा थोड़े से यहाँ कोई ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, बहुत ही कोई थोड़े से 1-2, ठीक है, बहुत ही मिनिमम मौजूद हो। फिर यहाँ से चेक किया, यहाँ से कम है, फिर यहाँ ऊपर से थोड़ा सैंड भी आ रही थी बीच में और थोड़ा सा वाटर भी आ रहा था। यहाँ से चेक किया तो यहाँ उसने कहा 1 ग्राम सैंड आ रही है, यहाँ उसने कहा इस पोर्शन से 0.01 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से 2 ग्राम आ रही है। तो बच्चे ये क्या है, क्या ये यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, तो क्या ये होमोजिनिटी है या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑब्वियसली इट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ तो कभी 0.01, कभी 1 ग्राम, कभी 2 ग्राम, कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, हर चीज में तब्दीली आ रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। मैथ्स पे नहीं जाना, मैथ्स ने क्या किया, दोनों का आंसर सेम दिया, लेकिन असल आपने साइंटिफिकली इस चीज को देखना है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जिसे अगर मैं आपसे कहूँ सलाद है, ठीक है। अब सलाद भी मेरे पास क्या है, सलाद भी मेरे पास क्या है, जैसे हम सलाद बनाते हैं तो उसमें हम लोग टमाटर भी डालते हैं, सलाद भी डालते हैं, ठीक है ना, प्याज भी डाल देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, खीरा वगैरह भी डाल देते हैं। तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है ना। उन सब की जो है ना इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, और सारे कंपोनेंट्स हम सेपरेट भी कर सकते हैं आसानी से, और अलग-अलग पड़े होते हैं, और हम किसी जगह पे प्याज ज़्यादा पड़ा है, किसी जगह पे टमाटर ज़्यादा पड़ा है, किसी जगह पे खीरा ज़्यादा पड़ा है, तो इस तरह यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इस चीज़ में। तो ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे हमारे पास पहले एग्जाम्पल है वाटर प्लस सैंड, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आपके पास वाटर और सैंड जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ब्लड हमारे पास जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है, पेट्रोल भी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है, और ऑयल जो है वाटर के अंदर डाले तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको दी है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि फिजिकल कम्बिनेशन हमारे पास कैसे होता है मिक्सचर का। उसमें ये बताऊँगी कि किस तरह मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर लेते हैं, मिक्सचर की फिक्स कंपोजिशन नहीं होती तो क्यों नहीं होती, और जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, और मिक्सचर जो है उनका केमिकल फार्मूला क्यों नहीं होता, ठीक है ना। और बाकी मैं ये समझाऊंगी कि मिक्सचर जो है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।